ज्यादातर स्टूडेंट्स की कहानी है बगल में छोड़ा शहर में ढिंडोरा, यानी एनसीईआरटी को पढ़ नहीं रहे हैं, बाकी सारी बुक्स को देख रहे हैं। एस चांद पता नहीं कौन कौन सी बुक आती है रेफरेंस साइंस की या जो भी सब्जेक्ट है, देखते नहीं है ना। एनसीईआरटी की बुक को तो देखो भाई, उसमें जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट सारे दे रखे, वही तो उठ करके आ जाते हैं एग्जाम में एकदम एज इट इज, कोई मॉडिफाई भी नहीं करते, एज इट इज उठ के आते हैं। तो हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चन पहले देखने वाले हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के देखेंगे। और जो भी मैं बता रहा हूँ ना आंसर, सबका आंसर आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स एंड डीपीपी करके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पे जाकर कुछ बच्चे देखते नहीं है उसको, वहां पे जाओ एंड जा करके नोट्स देखो और डाउनलोड करो, आपके लिए बनाया वो। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का पहला सवाल है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है भाई? सर्किट मतलब एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें करंट बह रहा हो, है ना। ऐसे ही तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट जब मैं पढ़ा रहा था एपिसोड नंबर 1 या 2 में, है ना। अब ये लिखा है सर्किट इज अ कंटीन्यूअस क्लोज पाथ होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है इसमें। अगला बोला डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट, 1 मिनट बिना लिखे बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर। एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? जो आई है वो Q अपॉन टी होता है, तो कैसे डिफाइन करोगे? 1 कूलम चार्ज और 1 सेकंड में फ्लो। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है, लिखा हुआ है ना यूनिट ऑफ करंट एम्पियर है, और डिफाइंड एज फ्लो फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज। जब 1 सेकंड में जो फ्लो हो रहा है ना, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है, तो उसको 1 एम्पियर का करंट कहते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड, इसका मैंने डेटा आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था बेटा। क्या बोला था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक चीज आपको पता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहां से हम डेटा निकाल सकते हैं, जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो उसमें कितने गुलाम होते हैं, उसका चार्ज क्या है? वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुलाम, है ना। अगर मैं 1 गुलाम की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो 1 अपॉन में इसको नीचे लेके आएंगे, यूनिटरी मेथड, 10 की पावर माइनस 19, है ना। और ये 1 गुलाम आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 आएगा। बट 6.25 यहाँ पे एनसीईआरटी में उन्होंने 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 दे रखा है, तो उसी वैल्यूज को लेना। तो इसीलिए मैं लिखने जा रहा हूं 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इंटू 10 टू दी पावर 18। पेज नंबर 174 के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो क्वेश्चन 1 बोला नेम द डिवाइस। अच्छा, डिवाइस जो कि मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। अब देखो ये नहीं कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, मेजर बोलते अगर कि मेजर करना है, अगर ये ऐसे कहते हैं नेम द डिवाइस दैट मेजर, तो यार ध्यान से देख लेना, मेंटेन या मेजर क्या लिखा हुआ, ये वर्ड दोनों एम से शुरू हो रहा है, मेंटेन और मेजर। मेजर लिखा होगा कि मेजर करना, नापना, तो वहां पे वोल्टमीटर आएगा। बट मेंटेन लिखा है, मेंटेन कौन करता है? वो करता है हमारा सेल या फिर बैटरी, है ना। सेल और बैटरी, ये इसका आंसर है। या तो सेल करेगा वो काम या तो बैटरी करेगा। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्टेज का मतलब ये है, क्या मतलब है भाई? 1 जूल वर्क लग रहे हैं 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हैं, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। डेफिनेशन पूछना चाह रहे हैं और पूछने का तरीका देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल, अरे सीधा क्यों नहीं बोलते व्हाट इज 1 वोल्ट? घुमा फिरा के बोलते हैं ना, इससे डर जाते हैं फिर हम, ऐसे बड़ा गुस्सा आता है मेरे को, तो मन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलम मतलब 1 कूलम। अच्छा, Q की वैल्यू क्या है? Q इज इक्वल टू 1 कूलम। वोल्टेज क्या दे रखा है? 6 वोल्ट। बोला क्या है? हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क यार, तो जो वर्क डन है वो क्या होता है? मैंने फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था, W इज इक्वल टू QV होता है। Q क्या है? 1 कूलम है, 1 मल्टीप्लाई वोल्टेज कितना है? 6 है, तो यानी कि जो वर्क डन है वो तो जूल में आता भाई, तो वर्क डन इज 6 जूल इज द आंसर। पेज नंबर 181 पे अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? 4 फैक्टर थे, याद आ रहा है? पहला फैक्टर लेंथ, दूसरा फैक्टर एरिया, तीसरा फैक्टर मटेरियल की मटेरियल कौन सा भाई, और चौथा फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। यही 4 फैक्टर है, ये एग्जाम में लिख करके आना, एकदम अच्छे से बता देना कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल वगैरह नहीं बताना, बस मटेरियल पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ये नहीं बताना कि ज्यादा कम, बस ये बताना है कि डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर। 1 मिनट, थिक वायर और थिन वायर, 2 वायर्स की बात करी जा रही है। तो एक मान लो मैंने ले लिया ये है थिक वायर, दिस इज थिक वायर, और एक मान लो मैंने ले लिया थिन वायर, ये थिन वायर है। अच्छा, थिन वायर मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। और थिक वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है मान लेते हैं उसका 2 है, डबल है, डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है।
है ना। तो अब ध्यान से देखो, पूछा कि करंट किसमें तेजी से फ्लो होगा, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल मतलब रो सेम, रेसिस्टिविटी सेम, कनेक्टेड टू सेम सोर्स मतलब वोल्टेज भी सेम। अच्छा तो करंट बताना है, अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज दी मीनिंग ऑफ, मतलब ये करंट की बात कर रहे हैं कि करंट किसमें ज्यादा अच्छे से फ्लो होगा। देखो I इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है। जब इन्होंने बोल दिया कि सेम सोर्स यानी कि V कांस्टेंट है, तो यानी कि जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अच्छा रेसिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, तो देख लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, एरिया अगर ज्यादा होगा, थिक वायर का एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अब रो तो इसमें कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और आई थिंक लेंथ भी सेम दे रखी है, मोर इजीली थिक वायर थिन वायर द वेदर कनेक्टेड टू सेम सोर्स, और लेंथ भी मतलब सेम ही होगी, है ना। तो एक चीज देखो, एरिया अगर थिक होगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम, एरिया बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम। अच्छा रेसिस्टेंस कम यानी रोक कम रहा है, रेसिस्टेंस कम यानी कि रोकने की क्षमता कम है। वो जो एग्जांपल दिया था मैंने कि आपको, आपका जो दोस्त है दूसरा वाला वो आपको कम रोक रहा है, तो कम रोकेगा तो आप तेजी से फ्लो कर जाओगे, है ना। तेजी से जब आप फ्लो कर जाओगे यानी कि करंट ज्यादा, तो रेसिस्टेंस कम होना चाहिए। रेसिस्टेंस कम कम हो रहा है जब वायर थिक है, जब एरिया ज्यादा है, तो थिक वायर में करंट बहुत ही ज्यादा एकदम फ्लो करेगा तेजी से। ये पूछा है ना करंट मोर इजीली किसमें फ्लो करेगा, तो थिक वायर में फ्लो करेगा। एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आंसर कैसे लिखना है वो पीडीएफ में है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो वो डिक्रीज टू हाफ, यानी कि पहले V था लेकिन अब V/2 कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया। तो पूछ रहा है व्हाट विल चेंजेस इन द करंट, करंट में क्या चेंज आएगा, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, रेसिस्टेंस कांस्टेंट तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा अगर इसको V/2 करोगे, इसको मतलब आधा कर दोगे तो ये भी तो आधा हो जाएगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर इसको आधा करोगे, इसको कम तो ये भी कम, कितना कम, आधा कम, तो ये भी आधा कम। यानी जो नया वाला जो करंट है दैट विल आल्सो बी 1/I/2। I/2 क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला व्हाई कॉइल्स ऑफ टोस्टर आयरन जो होते हैं, जो टोस्टर या आयरन के जो कॉइल होते हैं वो एलॉय के क्यों बने होते हैं, क्यों बने होते हैं एलॉय के, भाई क्योंकि एलॉय जो है अच्छा कंडक्टर है ना। एलॉय इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए तो उसका यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हीट भी ज्यादा निकलेगी, रेसिस्टेंस भी अच्छा खासा है ना, तो हीट ज्यादा निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला मरकरी इज द बेस्ट कंडक्टर, अच्छा तो आंसर है। तो इन्होंने आयरन और मरकरी दे रखा है, इसका जो आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 5 का, ये हमें टेबल में से देख करके बताना, जो वो टेबल दे रखी है रेसिस्टिविटी की उसमें से। तो एक चीज याद रखो, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि रेसिस्टिविटी की फील लो रेसिस्टेंस जैसा, रेसिस्टिविटी इज लाइक रेसिस्टेंस, फील के लिए, फील के लिए सिर्फ, है ना। तो अगर रेसिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा, यानी कि रेसिस्टिविटी अगर बढ़ती जाएगी, तो रेसिस्टिविटी का बढ़ना यानी सपोज रेसिस्टिविटी इन द सेंस की मान लो कि रोकना, रोकना बढ़ना, रोकना ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि करंट फ्लो कम होगा, है ना। भाई कंडक्टर, या फिर मैंने ऐसे भी याद कराया था, कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होती है वो लो होती है, कंडक्टर हैव लो रेसिस्टिविटी, तो तेजी से करंट उसमें फ्लो करेगा, बेटर कंडक्टर वो होगा जिसमें रेसिस्टिविटी कम होगी। रेसिस्टिविटी जितनी कम वो उतना अच्छा कंडक्टर। रेसिस्टिविटी कम करते जाओ, रोकना कम करते जाओ, करंट अच्छे से फ्लो होगा, यानी कि कंडक्टर अच्छा होगा अच्छा खासा। तो मरकरी की उसमें रेसिस्टिविटी ज्यादा है, टेबल में जाकर के देखोगे तो आप 94 ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। अब बी वाला जो है क्वेश्चन से बोला रेसिस्टिविटी जो है, उन्होंने पूछा बेटर कंडक्टर कौन है, उस पूरी टेबल में से देख करके बताओ कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। सबसे बेस्ट कंडक्टर वो है उसमें जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम है। तो सबसे कम किसकी है देख करके आना, 10 की पावर माइनस के आसपास कुछ होगा ऊपर नंबर। सबसे कम उसमें सिल्वर की दे रखी है, तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम, यानी कि उसका कंडक्टरपन, या कंडक्टरपन नया वर्ड का आविष्कार हो गया, उसकी कंडक्टर, उसका जो वो जो कंडक्टर है वो बेस्ट कंडक्टर है। पेज नंबर 185 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उसमें बोला है कि एक सर्किट बना दो जिसमें बैटरी होनी चाहिए, इसमें सेल्स होने चाहिए तीन सेल्स होने चाहिए, 3 लिखा था, बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 2 वोल्ट होने चाहिए सबका, और 5 ओम 8 ओम 12 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसमें प्लग की होनी चाहिए, और सारे के सारे सीरीज में होने चाहिए, ठीक है। बना देते हैं, उसमें क्या है, हमें आता नहीं है क्या सर्किट बनाना, भाई आता है। देखो 2 ओम 5 ओम कौन कौन सा है, 5 ओम 8 ओम का लगाना है और फिर 12 ओम का लगाना है, 5 ओम 8 ओम और 12 ओम का रेसिस्टर लगाना है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि एक बैटरी भी होनी चाहिए साथ में, तो बैटरी लगा दो, दिस इज बैटरी एक जिसमें 3 सेल हो, ठीक है।
तो ये 3 सेल वाली बैटरी हो गई, इसमें 3 सेल हो गए, ये है प्लस, ये है माइनस। अच्छा 3 सेल, एक सेल का 2 वोल्ट, तो 3 सेल का 2 एकम 2 2 4 6 वोल्ट है ना, तो 6 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 6 वोल्ट आ गया। और इसमें की भी लगानी है, ये है प्लग की, दिस इज की, दिस इज की, ठीक है। और कुछ बोला है क्या? हमने रेसिस्टर्स लगा दिए, हमने प्लग की लगा दिए, बैटरी लगा दी, ठीक है, तो बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रीड्रॉ कर दो इसको, कर लेंगे रीड्रॉ, ठीक है, ये बना दिया, इसको रीड्रॉ कर लेंगे। एमीटर दिखा दो इसमें, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे मान लेते हैं एमीटर दिखा दिया मैंने, ठीक है, दिस इज एमीटर, उसी को रीड्रॉ कर रहा हूँ, यानी मतलब वो मतलब सर्किट जो वो सेम है, बस उसमें एमीटर डाल रहा हूँ और उसमें वोल्ट मीटर डालने जा रहा हूँ, वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम डालना है, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर डालना है मेरे को, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये इधर प्लस होगा, ये इधर माइनस होगा, ठीक है। अरे भाई करंट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, रीडिंग ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर फाइंड करो, ध्यान से सुनना आप। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट निकलेगा मान लो आई, तो ये करंट आई जो है इसके अंदर जाएगा, तो एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो करंट आई की आएगी, है ना। बट आई जब तक नहीं निकालते, हमने क्वेश्चंस करे बहुत अच्छे अच्छे सॉल्व इस पे सर्किट पे, ये क्या एनसीईआरटी ने लल्लू सा सवाल पूछ लिया है ना। तो हमने क्वेश्चंस क्या करे कि सारे के सारे रेसिस्टर्स अगर सीरीज में है तो पहले एक रेसिस्टर होना चाहिए, एक बैटरी, एक रेसिस्टर एक बैटरी जब हो तब जाकर के क्वेश्चन में आई निकालो, ऐसे मत निकालो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यार ये सब तो सीरीज में है, ऑल आर इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा, ये 12 और 8 20 और ये 25, तो 25 ओम आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज 25 ओम, है ना। और यहाँ पे जो आई की रीडिंग होगी वो मैं निकालने जा रहा हूँ, तो पहले तो यहाँ पे 6 वोल्ट लिख देता हूँ, इसको एक बना दिया, मान लो मैंने ये 6 वोल्ट लिख दिया मैंने। तो अब बताओ सही है ना भाई, डेटा सही होना चाहिए एकदम, क्योंकि 20 5 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं करंट आई निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, V की वैल्यू 6 है, R वो जो 25 है मेरा, है ना। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 25 एकम 25, 0.25 दूनी 50, 0.24 एम्पियर, है ना, करंट तो एम्पियर में आता है, तो ये हमारा आंसर आया 0.24 एम्पियर। यही रीडिंग है एमीटर में, एमीटर में रीडिंग क्या है 0.24 एम्पियर। अब इन्होंने पूछा है कि वोल्ट मीटर जो है ना, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर यहाँ पे ये कितना वोल्टेज नापेगा ये बता दो। तो ध्यान से सुनना, यही करंट आई यहाँ से जाएगा ना, ये करंट आई यहाँ से जाएगा, तो आई तो आपकी बार मेरे को पता है, बस वोल्टेज नहीं पता, तो वोल्टेज निकाल लूंगा मैं V इज इक्वल्स टू आई आर से, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू क्या है 6/25 रख सकते हैं, 0.25 भी, 0.24 भी रख दो, 0.24 और मल्टीप्लाई कर दो इसको 12 से, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 288, है ना, 2 आई थिंक ये आ जाएगा 2.88 वोल्टेज, है ना। तो ये हमारा आंसर है 2.88 वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज है वो। पेज नंबर 188 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये पैरेलल में लगे, तो 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम ये पैरेलल में लगा है। तो अगर ऐसा है, दो रेजिस्टेंस है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ सवाल कैसे, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन में 1 प्लस 10 की पावर 6। अब एक चीज ध्यान से सोचना, 1 में मैं 10 की पावर 6 प्लस कर रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है, सोचो खुद, यानी 10 की पावर 6 मतलब सोचना 10 लाख, 1 मिलियन होता है 10 की पावर 6, 10 लाख, 10 लाख, आपके पास 10 लाख रुपए है और मैंने आपसे बोला ले भाई 1 रुपए ले लेना प्लीज रख ले, मेरे बोले हट 1 रुपए का क्या करूं मैं, 1 रुपए से मेरी क्या बढ़ोतरी होगी। तो अगर मैं उसको मैं एक जोड़ भी लूं कोई फायदा होने वाला है, लगभग ये 1 लाख 10 लाख के बराबर ही तो आएगा। 10 लाख में 1 रुपए जोड़ रहा है कोई बंदा, सोचो, तो वो लगभग 10 लाख के बराबर ही आएगा, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की पावर 6 ही रहेगा। तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 1 ओम के आसपास आएगा, 1 ओम इज द आंसर, 1 ओम भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में अगर आए तो। फिर जब आप इसका भी सॉल्व करोगे 1 अपॉन आरपी का फॉर्मूला लगा करके, 1 अपॉन 1 अपॉन में 1 अपॉन 10 की पावर 3 अपॉन में 1 अपॉन 10 की पावर 6, तो एलसीएम आएगा 10 की पावर 6, और प्लस क्या होगा, प्लस होगा 10 की पावर 6 प्लस में 10 की पावर 3 और प्लस में 1, इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये लगभग जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी 1 ओम ही हो जाएगा। क्योंकि सोचो आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए में कोई आपको 1000 रुपए दे रहा है, तो क्या बोलोगे 10 लाख 1000 रुपए होगा, उसके लिए 1000 रुपए क्या है यार, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, और 1 भी जोड़ दोगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी।
तो 10 की पावर 6 के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि ये जो चीज है ना ये एक्स्ट्रा हो जाएगी, 10 की पावर 6 आ जाएगा, 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर 6 और इज इक्वल टू 1 ओम आ गया। अब डरो मत, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है, बट देख लो इसका आंसर जो है, मतलब आप ऐसे सोचो ना 10 लाख में 1000 प्लस कर रहे हैं तो वो तो ना के बराबर है ना, 10 लाख में अगर 1 प्लस कर रहे हैं वो भी ना के बराबर है, तो इसीलिए 10 लाख प्लस 10 की पावर 3 प्लस 1 इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 10 लाख ही आएगा। ठीक है, उसमें इतना ज्यादा अंतर नहीं देखा था, लगभग 10 लाख है। समुद्र में बूंद डालोगे तो समुद्र बढ़ जाएगा क्या? नहीं। तो वैसे ही 10 लाख जो है वो 10 लाख ही रहेगा, अपॉन में नीचे 10 लाख है तो वो कट जाएगा, तो आपस में 1 ओम इसका आंसर आएगा, दोनों का सेम आने वाला है 1 ओम। ठीक है, कभी भी ऐसे देखना ना वैल्यू में इतना बड़ा अंतर है कि एक 10 की पावर, मान लो 10 की पावर 10 जा रहा है और एक 10 की पावर 2 जा रहा है, तो इतना बड़ा अंतर देखो ना तो आंसर 1 ओम लगा करके आ जाना, पैरेलल में हो तो बस ही ना सोचे। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लैंप 100 ओम का, टोस्टर 50 का और वाटर फिल्टर 500 ओम का, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट के अक्रॉस। जैसा इन्होंने बोला है ना वैसे हम करते हैं, यानी कि हम एक सर्किट बनाते हैं, मान लेते हैं ये लैंप का रेसिस्टर है जो कि 100 ओम है, और मान लेते हैं ये जो रेसिस्टर है ये टोस्टर का, ये 50 ओम, ये जो है ये वाला ये 50 ओम टोस्टर का है 50 ओम, और एक और बनाना पड़ेगा वाटर फिल्टर का जो कि 500 ओम है, दैट इज 500 ओम, और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा एक सोर्स से जो कि 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट का सोर्स है ना। अब करना क्या है हमें, कुछ नहीं, जो इन्होंने बोला देखो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। अब देखो ये 3 अप्लायंसेस है अलग अलग, लैंप 100 ओम का, टोस्टर 50 ओम का, वाटर फिल्टर 500 ओम का, ये लगा रखा हूं। इसमें से मान लो करंट जो I1 I2 और I3 जा रहा है, तो ये तीनों करंट को जोड़ करके मान लेते मेरा I आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मुझे अगर I निकालना है तो क्या मैं यहाँ पे I निकाल सकता हूं? नहीं, जब तक कि इस सर्किट में एक रेसिस्टर और एक बैटरी ना हो तब तक मैं I नहीं निकाल सकता, यानी इसका मुझे इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, इसका मुझे इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, तब जाकर के, मतलब ये सारे के सारे पैरेलल में है ना, तो इनका इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, तभी उस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखूंगा, और ये करंट I उसमें से जा रहा होगा, और वोल्टेज इसमें 220 वोल्ट है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसका इफेक्टिव निकाल लेते हैं। 100, 50 और 500 का अगर आप इफेक्टिव निकालोगे तो 1 अपॉन RP फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 50 प्लस में 1 अपॉन 500 है ना। तो 500 जो है नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर क्या होगा 5 और 10 और 1, तो ये आ गया 16 अपॉन 500। ठीक है ना। अब आरपी की वैल्यू क्या है, इसको पलट दो, यानी कि ये जो इफेक्टिव है, ये वाला जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो आया 500/16। ठीक है, अगर ये 500/16 ओम आया है, ये रेसिस्टर इसका 500/16 ओम आया, इसके इफेक्टिव का, इसका इफेक्टिव क्यों निकाला, तभी तो करंट निकाल पाएंगे। तो करंट निकालना अब आसान हो गया, क्योंकि V इक्वल टू आई आर लगा देंगे अब तो V इक्वल टू आई आर लगा दो, यहाँ पे V इक्वल टू आई आर लगाओगे, अगर आप V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू क्या है 220, I की वैल्यू मुझे ना पता, वही तो निकालनी है, R की वैल्यू क्या है 500/16, तो इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया है ना, इसको इधर ले जाओ तो 22 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 50, फिर उसके बाद अगर इसको डिवाइड करो आप, तो एक काम करते हैं, मैं इसका काम आसान कर देता हूँ, क्या करता हूँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा, ये I निकाल लो ना मैं, उससे ये फायदा होगा कि नीचे वाली चीज 100 हो जाएगी और मेरे लिए डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो ये आगे 44 गुना 16 करना पड़ेगा अब हमें, 44 गुना 16 अगर मैं करूं, 44 गुना में 16, तो ये आएगा, मतलब मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में ना ये भी इंपॉर्टेंट है, लोगों को कैलकुलेशन याद है, लोग कहते हैं कैलकुलेशन ट्रिक क्या है भाई, प्रैक्टिस करो उसके लिए। तो अब ये जो वैल्यू ये आएगी 6 चौक 24, हाथ से लगा दो, 6 चौक 24, 25 26 4 4, तो ये आया 4, 10 का 0 हाथ से लगा, 1 704 आ रहा है। अच्छा 704 आ गया, ठीक है। अब नीचे 2 जीरो है, तो यानी कि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 बंदे के बाद पॉइंट लेगा 1 2, तो आंसर क्या आ रहा है 7.04, ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये तो आई की वैल्यू आ गई। अच्छा, और इन्होंने बोला ये जो आई करंट इसमें बह रहा है ना, इन तीनों को जोड़ करके जो करंट है वो आई है, इन तीनों को जो इन तीनों में जितना करंट है, इन तीनों को जोड़ के जो करंट आ रहा है वही करंट इलेक्ट्रिक आयरन में भी बह रहा है, और इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो मान लेते हैं उसका रेसिस्टेंस आर है, और उसका जो सोर्स है वो सेम है, सेम मतलब 220 वोल्ट का सोर्स है, उसका करंट वो उतना ही करंट ले रहा है जितना ये तीनों मिलके ले रहे हैं, ये तीनों मिलके कितना ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं 7.04 एम्पियर भी लिख देना। ठीक है,
7.04 एम्पियर ले रहे हैं ये करंट, ठीक है। अब आपको निकालना है आर की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। देखो फिर से बताता हूँ, रुको, 220 अपॉन में 7.04, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 31.25 ओम, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, तो इसको मैंने करके दिखाया, इसको आप कर लेना। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, जो तीन अलग अलग डिवाइसेस है, लैंप हो गया, जो टोस्टर हो गया, जो वाटर फिल्टर हो गया, वो तीनों के तीनों पैरेलल में लगे हैं, है ना। घर में कोई भी चीज लगी होती है तो पैरेलल में ही लगी होती है, पैरेलल में लगी है। तो ये तीनों जितना करंट ले रहे हैं ना, माना मैंने I1 I2 और I3 ले रहे हैं, इन तीनों को जोड़ करके क्या आएगा I। अब मुझे I कैसे पता चलेगा भाई, इफेक्टिव निकालने के लिए करंट कितना है ये निकालने के लिए मेरे को ये भी तो इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। तो इसका इफेक्टिव मैंने निकाला 500/16 आया। हाँ अब निकाल सकता हूँ I की वैल्यू, तो V इक्वल टू आई आर लगा के I की वैल्यू 7.04 आ गई। और यही तो बोला है कि जितना करंट इसने लिया है ना, उतना ही करंट इलेक्ट्रिक आयरन ने भी लिया। ये इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, ये इलेक्ट्रिक आयरन के लिए इतना ही करंट उसने भी लिया है, इलेक्ट्रिक आयरन ने भी लिया। ये रहा उसका करंट, सेम सोर्स मतलब 220 वोल्ट। तो अब V इक्वल टू आई आर से यहाँ पे 31.25 ओम आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस आ गया और ये इलेक्ट्रिक आयरन का करंट आ गया। ये तो पूछा है, देखो बोला है कि करंट एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और रेजिस्टेंस भी पूछा है इसमें, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि एडवांटेज क्या है डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करने, क्योंकि सारे के सारे डिवाइस पैरेलल में कनेक्ट करे जाए, इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ये है कि वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम होगा तो सबको सेम सोर्स मिलेगा, सबको सेम एनर्जी भी मिलने वाली है, वोल्टेज सेम रहेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना भाई, अगर एक के ऊपर एक डिवाइस लगे तो माला पहना दो, वो वोल्टेज है उसका, है ना। दूसरी चीज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम आता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना। अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस सबसे कम, मिनिमम लोएस्ट आता है, क्वेश्चन में पूछा एग्जाम में कि मिनिमम रेजिस्टेंस लेने के लिए आप क्या करोगे, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जो मिनिमम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब रेजिस्टेंस मिनिमम होने से क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसीलिए तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, इजीली फ्लो कर पाएगा ना करंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम कनेक्ट करें किस तरह से कि उसका जो इफेक्टिव है वो 4 ओम आए। अब ध्यान से सुनना, एक चीज मुझे पता है कि 3 और 6 को अगर मैं लूं, अगर मैंने कैलकुलेशन अच्छे से प्रैक्टिस करी है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, तो मुझे देखते समझ आ रहा होगा 3 और 6 का जो मैं करूंगा तो वो पैरेलल में, अगर मैं उसको डालूं 3 और 6 को अगर मैं पैरेलल में डालूं, क्या कह रहा हूं मैं, 3 एक बार 3 ओम को लेके आओ और एक बार 6 ओम को लेके आओ, उन दोनों को पैरेलल में लेके आओ, तो इसका इफेक्टिव 2 ओम आएगा, चाहे तो निकाल करके देख लो, 2 ओम आने वाला है। 3 × 6 अपॉन में 3 + 6 तो 2 आएगा। और इसके बगल में जस्ट एक और 2 ओम का बच गया है, तो उसको लगा लो। अगर इस तरह से आप लगा दोगे तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आने वाला है। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसके लिए क्या करें, तो अगर हम सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दे, 2, 3 और 6 सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दे, एक चीज देखो, जो इफेक्टिव अगर आया है, इफेक्टिव वाली चीज है जो वो सबसे कम है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, जितने भी वैल्यूज इसमें दे रखे हैं रेजिस्टेंस के, उन सबसे कम है अगर ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट करें, ये सीधी सी ट्रिक है इसकी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 2 ओम, ये 2 ओम है और यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे जो 6 ओम है, इन सबको आप अगर कनेक्ट करोगे पैरेलल में, अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आपका आंसर जो है वो 1 ओम आएगा, चाहे तो निकाल करके आप आंसर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 और 24 कैसे कनेक्ट करूं कि रेजिस्टेंस जो है वो हाईएस्ट है। एक मिनट, हाईएस्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट। हाईएस्ट जब आता है जब सीरीज में होता है, तो सबको सीरीज में कनेक्ट कर दो। अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो 4 8 12 24, 24 और 24 48, तो 48 ओम आ जाएगा अगर मैं सबको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो, है ना। 12 12 24, हाँ 48। अच्छा लोएस्ट कब आएगा भाई, जब पैरेलल में होगा, सिंपल सी बात है। तो सबको पैरेलल में ले लो, तो 1/4, 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में 1/12 प्लस में 1/24, इसको कर लेना सॉल्व, फिर इसको पलट देना और जो आंसर आएगा वो आंसर इसका निकाल देना, क्योंकि लोएस्ट का मतलब होता है पैरेलल। पेज नंबर 190 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोला है कि व्हाई डज कोड ऑफ हीटर, जो हीटर का जो कोड होता है वो ग्लो नहीं करता, जबकि जो एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट मतलब जो स्प्रिंग जैसी लगी होती है, वो ग्लो क्यों करती है भाई। सिंपल सी बात है, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है, जितनी ज्यादा रेसिस्टेंस होगा ना, मैंने बताया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद करो, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस, क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, ये चीज बताई थी।
तो जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा वो ग्लो करेगा, उतना ज्यादा रेड कलर का हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है ना इसीलिए। देखो फिर से बता रहा हूँ, अगर जो एलिमेंट है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, रेसिस्टेंस ज्यादा यानी कि हीट ज्यादा, हीट ज्यादा यानी गर्म ज्यादा हुआ यानी कि ग्लो करेगा, रेड कलर का ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 न्यूमेरिकल्स है। देखो हीट हमें फाइंड करना है। एक बात मेरे को बताओ, ये जो सवाल है इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे करो, H इज इक्वल टू वी आई टी का फॉर्मूला लगा दो। मैंने आपको याद करने के लिए बोला था H इज इक्वल टू पी टी, है ना, H इज इक्वल टू पी टी और P की जगह मैंने वी आई रख दिया, वी आई टी। एक तरीका ये है। अब इसमें क्या करोगे, इसका आपको आई नहीं पता बट, तो एक काम करो, वी लिख दो और आई की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन टी लिख सकते हो, और यहाँ पे टी है तो टी और टी कट गया तो ये क्यू वी आ गया। अब ये क्यू वी क्यों आ रहा है, क्यू वी तो वर्क डन का फॉर्मूला था ना यार, ये क्यू वी कैसे आ रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो हीट है वो वर्क है। ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि चाहे हीट बोलो, वर्क बोलो या फिर एनर्जी बोलो, बात सेम है ना। तो इसीलिए इसको काट पीट के मरमुरा के W इक्वल्स टू क्यू वी आ गया। तो यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, हीट जनरेटेड इज इक्वल टू वर्क डन और वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी। इसके अकॉर्डिंग कर लो। ओ भाई साहब, इसका मतलब टाइम ऐसे फालतू में दे रखा है, ठस्से में एकदम फालतू में दे रखा है। क्या है ये टाइम? तो W इज इक्वल टू क्यू वी लगा देंगे यहाँ पे हम। W इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू क्या है 96,000 मल्टीप्लाई V की वैल्यू क्या है 50। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁶ क्या आ जाएगा जूल में, क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन या हीट कुछ भी बोलो बात सेम है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है आई और एच हमें फाइंड करना है और टी दे रखा है। अच्छा हीट क्या होता है, हीट इज इक्वल टू पी टी, एच इज इक्वल टू पी टी। पी की वैल्यू, पी बराबर, पी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पी के कितने सारे फॉर्मूले देखो, पी इज इक्वल टू वी आई, फिर उसके बाद आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर, हाँ आई स्क्वायर आर, फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। इतने सारे फॉर्मूले हैं पी के, इतने सारे फॉर्मूले हैं, बट हमें दे क्या रखा है आई और आर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, है ना। तो आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगाओ, आई स्क्वायर आर और टी। आई की वैल्यू 5, तो 5 गुना 5 कर दो, आर की वैल्यू 20, टाइम की वैल्यू 30। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है आपका 25, 25 दूनी 50, 500, है ना। हीट की वैल्यू फाइंड करनी है 500, 5 5 25, 25 दूनी 50, 500, फिर 5 दिया 15, तो ये 15,000 जूल आ रहा है इसका आंसर। 192 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। एक बात बताओ, एनर्जी डिलीवर होने का रेट, एनर्जी का रेट, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम? एनर्जी अपॉन टाइम, क्या ये पावर होता है ना, दिस इज पावर। भाई वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क बोलो या एनर्जी बोलो बात सेम है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। तो एक बात बताओ मुझे, कौन डिटरमाइन करता है रेट, जो एनर्जी मतलब किस रेट से एनर्जी डिलीवर होगा, यानी कि ये सीधी सी बात पूछ रहे हैं कि पावर कौन डिटरमाइन करता है, पावर कौन, मतलब पावर का फैसला कौन लेता है कितनी पावर होगी इसके अंदर। तो भाई ये तो डिवाइस का काम है ना, अब डिवाइस की कितनी पावर है उस पर डिपेंड करता है, तभी तो बल्बों पे लिखा होता है 20 वोल्ट का बल्ब है, ऐसे करके लिखा होता है कि नहीं, इसलिए तो लिखा होता है भाई। तो वो चीज याद रखनी है, पावर जो है, पावर, और वो पावर इज फिक्स्ड फॉर डिवाइस, कोई डिवाइस है उसके लिए पावर फिक्स्ड होता है, ऑलरेडी दे रखा होता है उन्होंने। तो पावर ही डिटरमाइन करता है कि एनर्जी का डिलीवरी का रेट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका आई दे रखा है, करंट, वोल्टेज और पावर हमें पता करना है, पावर और एनर्जी पता करना है। तो पहले पावर पता करते हैं, P इज इक्वल टू वी आई, पवाई, है ना। तो V क्या है 220 मल्टीप्लाई, करंट क्या है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0, 5 दूनी 10, 0 हाथ से लगाए 5 दूनी 10, 1300 है, यही आ रहा है क्या, 5 0 5 दूनी 10 हाथ से लगाए 5 दूनी 10 11, अच्छा 1100 वोट आ रहा है, पावर की वैल्यू आ गई 1100 वोट, है ना। अब हमें फाइंड करना है एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू पी टी, ये हमें पता है। तो P की वैल्यू क्या है 1100, टाइम कितना है 2 घंटे, अच्छा ये तो घंटे में, तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तभी तो जूल में आएगा, ऐसा यूनिट में कैसे आएगा, जब इसको ऐसा यूनिट में करोगे तभी तो 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो 1100
मल्टीप्लाई 6×36 ये 7200 आ जाएगा, 36 दूनी 72, 36 दूनी 7200। तो इसको मल्टीप्लाई करना, 72 और 11 को मल्टीप्लाई करो, 72 और 11 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 72, 72 297। तो ये आ गया 792, 792 और कितने जीरो बच गए हैं 4, तो 4 जीरो लगा दो, 2 जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए। तो इसके आगे आप जूल लगा सकते हो। अब इसको पावर में कन्वर्ट करो। पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पीछे मान लो यहाँ पॉइंट था, इसको मैं खींच के लाया, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम, तो ये हो गया 7.92 इंटू 6 कदम लाया था ना, तो 10 की पावर 6 जूल। ये हमारा आंसर हो गया एनर्जी का। दिस इज एनर्जी 7.92 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है पीस ऑफ वायर आर, अच्छा उसका रेसिस्टेंस आर दे रखा है, कोई वायर है उसका रेसिस्टेंस आर है, ठीक है, पूरा वायर का रेसिस्टेंस आर है, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसको देखो लिखा 5 इक्वल पार्ट, यानी हर एक पार्ट का जो रेसिस्टेंस है वो अब क्या हो जाएगा R/5, क्योंकि 5 पार्ट्स कर दिए ना उसके टोटल, भाई पूरा का पूरा R था, उसके टोटल 5 पार्ट्स कर दिए बराबर सारे के सारे, तो R/5 सब R/5 होगा। अच्छा अब इन्होंने बोला है कि उसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो R डैश आ रहा है, पैरेलल वाले का R डैश आ रहा है, अगर वो अकेला वायर है तो R है और पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है तब उसका जो इक्विवेलेंट है वो R डैश आ रहा है। तो इन्होंने पूछा R/R डैश क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब जो R डैश है, R डैश 1/R डैश इज इक्वल्स टू, R डैश क्या है, वो इन सबको कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इनको मैं इन पांचों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं तब आ रहा है, तो ऐसे कितने होंगे R/5 लेना पड़ेगा ना, हमें R/5 प्लस R/5, ऐसे आप टोटल लोगे अगर R/5 करके तो प्लस करके 5/R, फिर से करना पड़ेगा 5 तक करना पड़ेगा इसको 5, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं R/N का, है ना, तो 5/R, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R/25 आ जाएगा, यानी कि जो R डैश है, R डैश ध्यान से देखो, R डैश इज इक्वल टू R/25 आ गया सॉल्व करने पे। तो इन्होंने तो हमसे R/R डैश पूछा है, तो इसको इधर करो इसको इधर करो तो आंसर आ जाएगा, तो 25 इज इक्वल्स टू R/R डैश। ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा था एक बार ना, अगर आपने देखा हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, शायद वहां पे 16 या फिर 4 कुछ था, है ना, बट ये पूछ रखा है एग्जाम में, तो इसका आंसर है 25, ऑप्शन डी इज द आंसर। मतलब समझ आया क्या बोला मैंने, भाई R/5 का इक्विवेलेंट निकालो, R/5 5 रख करके पैरेलल इक्विवेलेंट निकालो उसका, तो उसको R डैश बोलो, फिर ये R है तो R मतलब ये R डैश इज इक्वल टू R/25, तो इसको इधर ले जाओ इसको इधर लाओ, तो R/R डैश इज इक्वल टू 25, बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, नोट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले क्या है, पवई P इक्वल टू VI, एक तो ये फॉर्मूला है, तो ये तो है, एक फॉर्मूला I²R भी है, तो ये वाला फॉर्मूला भी है, एक फॉर्मूला V²/R भी है, बट ये वाला फॉर्मूला तो है ही नहीं, IR², ऐसा तो है नहीं, तो यही आंसर है, क्योंकि इन्होंने नोट पूछा है ना कि कौन सा नहीं है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बल्ब है 220 वोल्ट का और उस पे 100 वोल्ट लिखा हुआ, इफ ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। अच्छा पहले 220 वोल्ट था, अब 110 वोल्ट कर दिया, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया, तो पावर कंज्यूम्ड पूछ रहे हैं। अब पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना आप, पावर के तो कई सारे फॉर्मूले हैं, पावर के फॉर्मूले एक तो V इक्वल टू VI है, एक पावर का फॉर्मूला V²/R है, एक पावर का जो फॉर्मूला है वो हमने देखा है I²R। अब ध्यान से सुनना, पहले ये देखो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, याद रखना क्या जो मैं कहने वाला हूं वो ये है कि जो बल्ब है ना उसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, अगर बल्ब सेम है, अगर बल्ब सेम है, सेम बल्ब देखो लिखा है ना, इफ ऑपरेटेड एट, यानी इसी बल्ब को 110 वोल्ट पे डाल दिया, इसी बल्ब को, सेम बल्ब अगर है तो रेसिस्टेंस भी सेम होगा, यानी कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो रेसिस्टेंस को अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग मैं चल ही नहीं सकता, इसके अकॉर्डिंग भी मैं चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी सवाल में आई की बात इन्होंने करी ही नहीं है, करंट की बात इन्होंने करी ही नहीं है, ये वोल्टेज की बात कर रहे हैं बस, वोल्टेज। और रेसिस्टेंस तो मुझे खुद अंदाजा लगा है, वो चीज मेरे को पता है, आपको भी पता होनी चाहिए आपसे कि बल्ब का रेसिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। अच्छा अगर इसको आधा कर दोगे, इसको V/2 कर दोगे, तो V/2 का स्क्वायर जो कि हमारा हो जाएगा V²/4, तो P जो है वो हाफ हो जाएगा, मतलब 1 मिनट 1/4 हो जाएगा, मतलब
जो अगर आधा करोगे, जब आप डबल करते हो, ध्यान से सुनना, जब भी स्क्वायर हो किसी चीज पे, तो मान लो आपने आधा करा, 1/2 करा, आधा मतलब 1/2, तो उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, तो यानी जो पावर है वो 1/4 हो जाएगी। मैं एमसीक्यू के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। क्या है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। मान लो मैंने वोल्टेज डबल कर दिया होता, अगर यानी 2V कर दिया, तो पावर क्या हो जाता? 2 दूनी 4, यानी 4 गुना हो जाता पावर। नहीं आ रहा समझ में? देखो ध्यान से सुनो। पावर अगर मान लो मैंने 2V कर दिया होता, तो 2V का स्क्वायर यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये 4V स्क्वायर आ जाता। यानी जो पावर है, पावर जो है वो 4 टाइम्स आ जाती, 4 टाइम्स पावर हो जाती है ना। समझ आ रहा है? वैसे ही यहाँ पे 4 टाइम्स पावर कम हो गई है। यहाँ पे आधा कर दिया, V/2 कर दिया, तो V स्क्वायर बाई 4 हो गया। यानी कि इसका मतलब जो पावर यहाँ पे है ना, पहले जो पावर थी उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 25 वोल्ट। ये आंसर है। इस तरह से डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। अगर आप ये देख रहे हो कि पावर को डबल कर दिया, मान लो यहाँ पे 440 वोल्ट कर देते, 440 वोल्ट, अगर तो आप बोलते कि अच्छा डबल कर दिया, यानी कि मैं पावर को डबल, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना कर दूंगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना जब पावर करोगे, तो आपका आंसर इसका 4 गुना यानी 400 वोल्ट आएगा। अगर ऑप्शंस में होता तो वो आंसर होता, बट यहाँ पे देखना होगा कि वोल्टेज को इन्होंने आधा करा है, 1/2 करा है, या फिर डबल करा है। समझ आ गई होगी बात, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 2 कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है। अच्छा, इक्वल लेंथ मतलब लेंथ जो रो एल बाई ए के फॉर्मूले में आता है, सेम सेम मटेरियल यानी कि रो भी सेम है, लेंथ भी सेम है, डायमीटर सेम यानी एरिया भी सेम। देखो सेम मटेरियल यानी रो भी सेम, और लेंथ यानी एल, रो एल और ए भी सेम कर दिया। कैसे? डायमीटर सेम है, तो डायमीटर जब सेम होगा तो अगर एरिया निकालोगे तो वो भी सेम आएगा। तो रो एल बाई ए तीनों को ही कांस्टेंट कर दिया। रो भी कांस्टेंट कर दिया इन्होंने, रो भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, बाय ए भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट कर दिया। और ये तो आर होता है, यानी इस पूरी लाइन से यहां से लेकर यहां तक जो लाइन है ना, इस लाइन से ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने रेसिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया। सीधा नहीं लिखा इन्होंने, घुमा फिरा के लिखा है। इन्होंने सेम मटेरियल लिख के बोला कि ये रो कांस्टेंट है और एल लेंथ कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ऐसे करके बोल दिया। और रेसिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट डायरेक्ट नहीं बोला, बस तीनों को कांस्टेंट कांस्टेंट बोल दिया। तो आपको समझना है कि रेसिस्टेंस इज द कांस्टेंट। अब आगे देखो, बोला है फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। मतलब हमें हीट प्रोड्यूस निकालना है, पहले किसमें निकालना है? रेशियो, सीरीज में और पैरेलल में। तो हमें क्या निकालना है? देखो ध्यान से सुनो, हमें निकालना है हीट प्रोड्यूस, जो हीट है वो हमें सीरीज में निकालना है, और हीट जो है वो हमें पैरेलल में निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब हमें यहाँ पे इन्होंने दे क्या रखा है? वोल्टेज दे रखा है। क्या? कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे दिया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या मैं हीट का वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? कौन सा? हीट इज इक्वल्स टू हीट यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू पीटी, एच इज इक्वल्स टू पीटी होता है। तो टाइम तो यहाँ पे है नहीं, पहली बात तो टाइम को छोड़ो। तो यहाँ पे बात होगी, हम करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। हीट इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर इन सीरीज और टाइम। अब आप सोच रहे हो वो वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा, वी आई टी वाला? भाई इसमें कहीं भी करंट नहीं दे रखा है ना, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला लगाया। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल और टाइम। वी स्क्वायर कट गया। ये क्यों कटा? क्योंकि वी सेम है, बोल रखा है इन्होंने कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वी सेम है और टाइम भी सेम है। बेशक दे नहीं रखा, बट हमें पता है टाइम सेम है। क्वेश्चंस को देख करके समझ आना चाहिए। देखो जब ये बात ही नहीं कर रहा ना टाइम की, यानी सिंपल सी बात है कि टाइम कांस्टेंट है और वैसे भी टाइम कट चुका है, तो ये 1/RS आएगा और ये आएगा RP। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो R पैरेलल अपॉन में R सीरीज आएगा। अब अगर दो कंडक्टर है, उसका R पैरेलल क्या आएगा? दोनों के रेसिस्टेंस R निकले थे, है ना। तो अगर दोनों का रेसिस्टेंस R है और दोनों पैरेलल में लगे हुए, क्या उसका जो, देखो अगर आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ आ रही है ना, आप डायरेक्ट इस वाले एपिसोड पे जंप करेंगे कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखता हूं मैं, तो भाई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं समझ आएगा फिर। क्योंकि मैंने बहुत सारी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन समझ उसी को आ रहा होगा जिसने ये चैप्टर कहीं ना कहीं से या तो मेरे लेक्चर देख के या किसी और एजुकेटर के लेक्चर को देख करके पढ़ रखा होगा, उसी को समझ आने वाला है, तो किसी को नहीं आने वाला फिर ऐसा। तो
तो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आर पैरेलल, अगर दोनों का रेसिस्टेंस आर आ रहा है, दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो उसका मैंने कैसे शॉर्टकट क्या बताया था, या तो आप शॉर्टकट लगा लो या 1/r करके कर लो। तो r/2 आने वाला है। आर पैरेलल क्या आएगा, r/2। और अगर वही दो कंडक्टर, वही दो आर और आर दोनों सीरीज में लगे हैं, तो क्या आर प्लस आर 2r हो जाएगा, दोनों सीरीज में लगे हैं तो 2r हो जाएगा। हाँ, तो नीचे लिख दो 2r। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो r से r कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ये आएगा 1/4। ये देखो, ये जो ये r/2 है, इसको 2r/1 बोल सकता हूं, ये वाला इसके साथ जाएगा, यानी कि r अपॉन में 4r, तो ये कट गया, तो 1:4 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें बोला है कि हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट, मतलब वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करना चाहिए अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। तो बड़ा सिंपल है यार, कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, दो पॉइंट है, मान लो ये दो पॉइंट है, इसके अक्रॉस अगर मैं माला पहना दूं, यानी कि वोल्ट मीटर लगा दूं, तो इसके पैरेलल में लगाता हूं ना, तभी तो वोल्ट मीटर मतलब उसका वोल्टेज पता चलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कॉपर वायर दे रखा है, डायमीटर दे रखी है, उसकी रेसिस्टिविटी दे रखी है, लेंथ पता लगानी है और रेसिस्टेंस भी दे रखा है। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। तो R की जगह लिख देंगे हम, R जो है हमारे 10 है, तो R की जगह 10 लिख देंगे, एंड रो की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर -8 लिख देंगे, और L हमें पता ही नहीं है। एरिया जो है, डायमीटर अगर दे रखा है तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया जो है वो क्या होगा, डायमीटर का आधा करोगे तो रेडियस आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है ना, जो कॉपर वायर है, वायर ऐसा दिख रहा होता है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो रहा होता है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना। तो उसका हमें एरिया निकालना है, जो कि पाई आर स्क्वायर बटे 4 होगा, है ना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 4 नहीं, सॉरी, पाई आर स्क्वायर। देखो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पाई और आर क्या होगा, इसका आधा 0.5 मिलीमीटर को, पहले इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, तो ये होगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, है ना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। ऐसे मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, मिलीमीटर जो है 1000 से जब डिवाइड करोगे तभी तो, 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या, 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा, है ना, सॉल्व करने पे। तो इसको मैंने इस तरह पॉइंट को खींचा तो 5 इंटू 10 की पावर -4 बोल रहा हूँ, बट इसको मैं 2 से डिवाइड भी करने वाला हूँ, तभी तो मेरी रेडियस आएगी। अब आई ये रेडियस आई, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे डालूंगा एरिया में, तो पाई की जगह मैं लिखूंगा 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं 5/2, 5/2, 5/2 को मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ, है ना। 2.5 इंटू 10 की पावर -4, फिर उसके बाद दोबारा 2.5 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है ना, इसीलिए। अब इन सबको इधर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ और एल निकाल लो, तो L इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले गए इस पूरे को, तो 10 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 2.5 एक जगह ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला एक जगह ले लेते हैं, और 10 की पावर -4 और 10 की पावर -4 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -8, ठीक है। और फिर उसके बाद इन सारी वैल्यूज को इधर ले लिया, इसको नीचे ले लो, 1.6 इंटू 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 और 10 की पावर -8 कट गया, इसीलिए मैंने ऐसा करा, ठीक है। बस आपको ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, तभी समझ आएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दोबारा से देखो पीछे जाकर के, आपको खुद समझ आ जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। अब क्या करें, देखो अप्रोक्स आंसर अगर हम निकाले, अप्रोक्स आंसर, अप्रोक्स यानी लगभग आंसर अगर हम निकाले, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक बार लगभग निकाल के देखते हैं, क्या पता ऑप्शंस में हो। अगर ऑप्शंस ना भी हो तो अगर हम अप्रोक्स निकाल के भी छोड़ देते हैं तब भी एग्जामिनर हमें मार्क्स देता है। तो देखो कैसे करना है, इमेजिन कि ये 33.14 है ना, अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 31.4 हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा 31.4 हो जाएगा, ये अपॉन में 1.6 है, अपॉन में 1.6, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 है। फिर अगर मैं इसमें पॉइंट हटाऊं और इस पे पॉइंट हटाऊं, दोनों पे पॉइंट हट गया, तो अब ये देखो लगभग, मान लो ये अगर 320 होता, ये अगर 320 होता, अगर ये 320 होता तो मैं क्या बोलता, 16 दूनी 32, तो 20 टाइम्स मैं इसको काट देता,
फिर मैं मल्टीप्लाई करता तो मैं कहता अच्छा 2.5 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो पहले 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 आएगा। फिर 10 से करूंगा, नहीं आ रहा समझ में। देखो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये क्या आएगा, ये 20 आ जाएगा। और ये तो वही चीज है, देखो इसको करोगे तो 25, फिर 25 को 2 से करोगे तो 50, फिर 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 50 को 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, 50 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये क्या आएगा 5 जीरो बचन 25, 5 2 से ये होगा, ये 0 आएगा और ये 10 आएगा, है ना। तो 0 5 125 आएगा, है ना। तो 125 आ गया इक्वल्स टू 125, बट ये लगभग वैल्यू है, लगभग। और ये किस में आएगा, ये तो लेंथ है ना, तो ये मीटर में आएगा। बट ये लगभग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट सॉल्व करोगे, इसको 32 ना मान के एग्जैक्ट सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर 122 के आसपास आएगा। 122 आपका आंसर आएगा, 122 मीटर। तो ये तो लेंथ आ गई। अब इन्होंने क्या बोला है कि हाउ मच रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर को डबल कर दूं। अगर मैं डायमीटर डबल कर देता हूं तो याद करो ये वाला फॉर्मूला, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए की जगह पाई डी स्क्वायर बटे 4। आ रहा है ये फॉर्मूला याद, मैंने तो पढ़ा रखा है इस फॉर्मूले को। तो अगर मैं डायमीटर, ये सब कुछ कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट, तो रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर को। अगर मैं डायमीटर को 2d कर दूं तो 2d अगर मैंने कर दिया तो 1 अपॉन 2d स्क्वायर, डबल कर दिया ना डायमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4d स्क्वायर। यानी कि जो नया वाला जो रेसिस्टेंस है वो पुराने वाले रेसिस्टेंस के बटे में 4, यानी 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आर, पहले आर क्या था 10, 10 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और लिख देंगे 2.5 ओम। तो ये है नया वाला रेसिस्टेंस जो हमारा अभी अभी आया है। कैसे आया, बिकॉज रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक ग्राफ प्लॉट करना, और ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने सवाल देखा है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता दोबारा से रिपीट हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो वी आई ग्राफ बनाना है हमें। तो वी आई ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, ये इधर वी बना दो, इधर आई बना दो, इस ग्राफ को बनाना है हमें। 0.5, इसमें देखो गैप कितने का है, 0.5 का गैप ले सकते हैं, मैं 1 का गैप ले लेता हूँ, फिर 0.5 को बीच में, मतलब देखो इधर 1.0 लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं 2.0, क्योंकि 1 पॉइंट का गैप ले रहा हूँ, 1 पॉइंट का गैप हर बार। इधर मैं लिख दूंगा 3.0, इधर मैं लिख दूंगा 4.0, और ये 0.5 होगा क्योंकि एकदम बीच में है इसलिए। ठीक है, अब वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज कैसे हो रहा है, वोल्टेज किस तरह से हो रहा है, ध्यान से देखो। क्या ये 15 का टेबल जैसा बन रहा है क्या, 15 का टेबल, 15 एकम 15, 15 30, 35 45 50 60, है ना। तो 15 के टेबल जैसा बन रहा है ये। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा ही कर देते हैं, यानी कि, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का गैप ले सकते हैं, 2 का गैप। देखो इधर 2 ले लिया, इधर हमने ले लिया 4, इधर हमने ले लिया 6, इधर हमने ले लिया 8, इधर हमने ले लिया 10, इसको हमने ले लिया 12, ठीक है, और ये 14 है। ठीक है, ये गैप हमने ले लिया। अब हमें ग्राफ बनाना है बस सिंपल तरीके से। तो क्या करेंगे अब, जब 0.5 है तो 1.6 है, जब 0.5 है यहाँ पे तो यहाँ 1.6 है। 1 देखो 0 यहाँ होगा और 0 और 2 के बीच में कहीं यहाँ पे 1 होगा, है ना। तो अगर यहाँ 1 होगा तो 1.5 कहीं यहाँ होगा, 1.6 यहाँ कहीं होगा, यानी कि ये जगह है। तो पहला जगह तो ये बना, पहला जो हमने ग्राफ मतलब ये वाला पॉइंट दर्शाया वो हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अब जब 1 है तो यहाँ 3.4 है, जब 1 है तो यहाँ 3.4 है, ये कहीं ना कहीं 3 होगा और 0.4 इधर ऊपर होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा, है ना। तो ये वाली वैल्यूज आई। उसके बाद जब ये 2.0 है, रोबोट 2.0, जब ये 2.0 है तो ये 6.7 है। 6.7 कहाँ होगा, यहाँ तो 7 होगा, 6 और 8 के बीच में जस्ट 7 होगा, तो 6.7 ढूंढना है, तो यहाँ कहीं होगा 6.7, यहाँ कहीं होगा। जब 2.0 है, 2.0 है तो ये 6.7 है, जब 3.0 है तो ये 10.2 है, 10 यहाँ है तो 10.2 यहाँ कहीं होगा, इसमें 10.2 यहाँ कहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने बिंदु बना दिया, पॉइंट्स बना दिया। 4.0 है तो 13.2 है, 4.0 है तो 13.2 मान लेते हैं, यहाँ पे 13 होगा बीच में, तो 13.2 यहाँ कहीं होगा इस जगह पे। बस आपको पॉइंट दिखाना चाहिए, जैसे मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। भाई फिजिक्स और मैथ्स मैंने बताया था, मैथ्स जो है फिजिक्स की वाइफ है, ऑलरेडी बता चुका हूँ।
है ना, लाइव सेशन में। तो इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन करना है बस, और कुछ नहीं करना। इसको ज्वाइन कर दिया, अब ये ग्राफ बन चुका है। अब इन्होंने एक और चीज बोली है कि कैलकुलेट कर दो रेसिस्टेंस, ग्राफ से रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें, ध्यान से सुनना। हम ना यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? भाई स्लोप का मतलब ये होता है कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ग्राफ में अगर हम देखें तो रेसिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, ये मतलब होता है। ग्राफ में से इसी तरह से निकाल जाता है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो वो सब समझ पा रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो हमने इन दो वैल्यूज को लिया, कोई सी भी दो वैल्यूज को उठा लेते हैं। तो v फाइनल 13.2 है, 13.2, और माइनस ये जो इनिशियल है, जो शुरू वाला है, वो 10.2 है। यानी ज्यादा माइनस कम, और इधर भी ज्यादा माइनस में कम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 3.0 आ रहा है, और इधर अब नीचे जो है वो 1.0 आ रहा है। तो यानी कि 3 ओम है हमारा रेसिस्टेंस, कितना आ गया, 3 ओम इज द रेसिस्टर। हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 3 ओम आया। इसको करने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। कुछ लोग इसका 3.4 आंसर लेकर के आते हैं, कुछ लोग 3.2, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी कर रहे हो तो ये भी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है एकदम। बोला है कि 12 वोल्ट की बैटरी लगी है कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेसिस्टेंस। अच्छा, एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ये रही 12 वोल्ट। जो बोलते हैं ना, वो सर्किट बना लोगे ना तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन करना फिर सॉल्व। देखो 12 वोल्ट की बैटरी है, उसके अक्रॉस एक अननोन रेसिस्टर, मान लेते हैं उसका रेसिस्टर है आर, रेसिस्टेंस उसका आर है, ठीक है। और करंट जो जा रहा है ना, इसमें जो करंट इधर से जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है ये वाली होगी, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो करंट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है वो 2.5 मिली एम्पियर दे रखी है ना। बट ये मिली एम्पियर में, इसको ध्यान देना, मिली यानी कि 10 की पावर -3 लगाना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा दो और R निकाल लो। फाइंड रेसिस्टर ही तो बोला है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो V की वैल्यू 12 है और I नीचे ले लो, तो वो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको सॉल्व करोगे, यही रेसिस्टेंस आएगा आपका। तो 12 और ऊपर आप ले लोगे 10 की पावर 3, क्योंकि जब ऊपर आ जाएगा तो माइनस हट जाएगा, 2.5। फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसा होगा, देखो ध्यान से सुनना, ये तो 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 3 मतलब कि वो 3 जीरो होते हैं, और ये 2.5 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाओ, एक जीरो ऊपर लाओ, तो नीचे आ गया 25, है ना। जब पॉइंट हटता है तो जीरो ऊपर जाता है, तो 25 आ गया। अब ध्यान से सुनना, इसको ऐसे टुकड़े करो, 25 के टेबल में 100 आता है ना, तो ऐसे करो 1200 मल्टीप्लाई 100, इस फॉर्म में कर दो और 25 नीचे लिख दो, फिर डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा 12 चौके 48, 4800 कितना क्या है, इसका रजिस्टर है। ओ भाई साहब, कितना तगड़ा रजिस्टर लगा रखा है, 4800, 12 चौक 4800 ओम का रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोला है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। अच्छा, एक बैटरी है 9 वोल्ट की, इन सीरीज विद रेसिस्टर, इतने सारे रेसिस्टर उसमें लगा रखे हैं इन्होंने सीरीज में। कौन कौन से लगा रखे हैं, 0.2 ओम का लगा रखा है, यहाँ पे 0.2 ओम है। फिर उसके बाद इन्होंने 0.3 ओम का लगा रखा है। फिर उसके बाद इन्होंने लगा रखा है 0.4 ओम। उसके बाद इन्होंने लगा रखा है 0.5 ओम का। उसके बाद इन्होंने लगा रखा है 12 ओम का। ठीक है, ये पूरा का पूरा सर्किट है। और इससे जो बैटरी लगी है ना, वो बैटरी है कितने वोल्ट की दे रखी है, बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो 9 वोल्ट की बैटरी। अब इन्होंने पूछा कि इसके थ्रू कितना करंट जाएगा। अब ध्यान से सुनना एक चीज, जो करंट यहां से निकलेगा वो आई होगा, और वही आई इन सब में से फ्लो करेगा। बट क्या हम ऐसे निकालते हैं क्या आई, इतनी देर से समझा रहा हूँ, हर बार लेक्चर में मैंने समझाया आपको कि जब भी आई निकालना हो तो पहले आप उसको इफेक्टिव निकाल लो, यानी इसका इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। ये सारे सीरीज में तो सबको ऐड कर दो, ऐड करके दिखा देना आप। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। तो 13.4 ओम आ जाएगा जब आप ऐड करोगे तो ये हमारा रेसिस्टर है। और जो वोल्टेज, जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की है। अब आई निकाल लोगे, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर। V ये V है और R क्या है 13.4। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखो मैं सॉल्व करके दिखा दूं क्या, 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्तर 91। तो लगभग ना ये 0.6 के समथिंग आ रहा है, कुछ 0.6 एम्पियर के समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसको इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। 0.6 एम्पियर भी अगर आपने लिख दिया इतना,
तब भी देखो इसको थोड़ा सा हल्का सा और सॉल्व कर देना, पॉइंट को ऊपर भेज देना तो ये 90 हो जाएगा, 90/134 कर देना और डिवाइड अच्छे से कर देना, लगभग 0.6 एम्पियर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये उसी फॉर्मूले से होगा जो कि मैंने R/N वाला फॉर्मूला आपको लिखवाया था। क्वेश्चन है हाउ मेनी 176 ओम का जो रेसिस्टर है वो कितने होने चाहिए। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, याद है आपको, कि अगर आपको R पैरेलल निकालना है और सारे अगर सेम है, सारे के सारे सेम है, देखो हाउ मेनी 176 ओम, सारे के सारे सेम है, 176 के सारे होने चाहिए, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं उसमें, कौन अपॉन कितना, है ना, कौन अपॉन कितना, ये वाला फॉर्मूला था। कौन यानी कि R जो कि सब में सेम था, कितना यानी कि N, तो R/N फॉर्मूला होगा इसका, है ना। तो 176 जो हमें रेसिस्टर जो है वो R/N 176/N 176/N, N अगर आ गया तो हमारा काम हो जाए। लेकिन हमें ना अभी ये नहीं पता कि R पैरेलल कितना है, R पैरेलल की वैल्यूज क्या दे रखी है इन्होंने, ये बताया ही नहीं है। बट इन्होंने एक चीज दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने 5 एम्पियर और 220 वोल्ट दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग यही है इफेक्टिव रेसिस्टेंस, यही है R पैरेलल। इफेक्टिव रेसिस्टेंस वही तो होगा भाई जिसमें कि R ये मतलब इफेक्टिव है, ठीक है, और इसमें वोल्टेज लगा हुआ है, ये जो इन्होंने दे रखा है 220 वोल्ट वाला, और इसमें ये करंट I 5 एम्पियर जा रहा है, तो यहां से R नहीं निकाल सकते, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V/I, यानी कि 220 वोल्ट बटे में 5 एम्पियर, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 44 ओम, है ना। तो R पैरेलल की जगह यहाँ पे 44 ओम डाल दो, 44 ओम, और ये 176 ओम है ऑलरेडी, और N क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, कि कितने रेसिस्टेंस बराबर वाले हैं पैरेलल में, है ना, उसी के लिए फॉर्मूला होता है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 176 बटे में 44, तो ये आ गया 4, तो N इज इक्वल टू 4, यानी कि हमें 4 ऐसे रेसिस्टर चाहिए होंगे जिससे काम हो जाए। तो यार ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो R पैरेलल का ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था उस टाइम पे, R पैरेलल इक्वल टू R/N, वो इस वाले सवाल में काम आ रहा है। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है, तो ध्यान दे देना इस क्वेश्चन पे कि ये 4 इसका आंसर है। आंसर याद करने के लिए नहीं कह रहा, तरीका याद करना है कि किस तरह से इसको हमने करा है। R/N है, ठीक है, R पैरेलल, तो R पैरेलल हमने कैसे निकाला भाई, V और I दे रखा है, वहां से R पैरेलल निकाल लिया, और R की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, ये R पैरेलल हमने निकाला है क्योंकि इन्होंने इसका V और I दे रखा था, और ये जो R है वो यहाँ पे, और N की वैल्यू फाइंड करनी थी, वैल्यू हमें हमारा 4 आ गया। अगला क्वेश्चन है 11 वाला, सो हाउ वुड यू कनेक्ट, तीन रेसिस्टर को आप कैसे कनेक्ट करोगे, तीनों रेसिस्टर 6 ओम को है, सो दैट द कॉम्बिनेशन जो उसका है वो 9 ओम आए और 4 ओम आए, तो कैसे करोगे उसको कनेक्ट। देखो अगर 3 रेसिस्टर मेरे पास है तो उसको कनेक्ट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, सोचो। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि सबको सीरीज में कनेक्ट कर दूं, सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि एक सीरीज में कर दूं और 2 पैरेलल में कर दूं, है ना, एक सीरीज में कर दूं और 2 पैरेलल में कर दूं। तीसरा तरीका ये है कि दोनों सीरीज में डाल दूं और उसके पैरेलल में एक बड़ा वाला डाल दूं, है ना, ये भी तरीका है। तो इसके अलावा और कोई तरीके हैं, आई थिंक इसके अलावा कोई तरीके नहीं है। तो अगर ये 6 होगा, मतलब सब तो 6 है, सब 6 दे रखा है इन्होंने, सब 6 है, तो इस केस में तो क्या आएगा 18। बट क्या इन्होंने कहीं बोला है कि 18 ओम इसका रेसिस्टेंस इफेक्टिव आ रहा है, ऐसा कुछ बोला है, नहीं बोला, तो यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस वाली वैल्यूज को डाल के देखते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो इनका इफेक्टिव तो 6/2 आएगा, है ना, मैंने ऑलरेडी बताया शॉर्टकट, है ना, तो 3 आया, तो 6 और 3 9, तो 9 हमारा, यानी इस तरह से कनेक्ट करूंगा ना मैं, ये वाला जो कनेक्शन है इस तरह से अगर मैं कनेक्ट करूंगा ऐसे ऐसे करके, तो मेरा 9 ओम आ जाएगा। अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूं तो 6 6 6, देखो पहले इन दोनों का निकाल करके देखो तो 3 आ जाएगा, फिर 3 और 6 9, है ना। अगर मुझे 4 ओम लेके आना है तो क्या मुझे ऐसे कनेक्ट करना होगा, सोचो सोचो, 6 और 6 12 हो गया, 12 आ जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा तो 12, और फिर सीरीज, और ये पूरा 12 सीरीज वाला, देखो ध्यान से समझो, ये 12 और इसके पैरेलल में 6, तो 12 और 6 का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा उसका शॉर्टकट मैंने डायरेक्ट दिया, जब दो रेसिस्टेंस हो तो 12 × 6 और 12 + 6 18, तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 ओम। हाँ, मतलब इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा तब जाके 4 ओम आएगा, यानी 6 और फिर उसके बाद एक और 6 लेकर के आओ और फिर पैरेलल में एक लगा दो 6, तब जा करके आपका ना आंसर जो है वो 4 ओम आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है ये मैंने अभी नहीं करवाया, ये मैंने लाइव में एक दिन करवाया था, अगर आपको याद हो तो। जब मैं लाइव में इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था ना, तो वहां पे मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, और यहाँ पे भी मैंने करवा दिया, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझना। बोला है कि सेवरल बल्ब्स, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है ना भाई, बहुत कम लोगों को समझ आता है, तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना, चाहे कितनी भी टाइम लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, अच्छा मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, वो सारे के सारे पैरेलल में होंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब्स पैरेलल में ही होंगे, है ना। तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन्होंने बहुत सारे जोड़ रखे हैं, मान लेते हैं n नंबर ऑफ बल्ब इन्होंने जोड़ रखे हैं, n बल्ब्स इन्होंने जोड़ रखे हैं, ठीक है। डिजाइन टू बी यूज ऑन अ 220 वोल्ट, अच्छा इसका वोल्टेज क्या दे रखा है इन्होंने, जो बल्ब है ये वाला जो बल्ब है उसका वोल्टेज क्या दे रखा है इन्होंने, 220 वोल्ट, ठीक है। और इसका जो रेट है, जो पावर दे रखा है, ये 10 वोल्ट दे रखा है, ये पावर की यूनिट है ना, 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट और मैक्सिमम करंट जो है वो 5 एम्पियर है। मतलब अगर हम लैंप की बात करें, लैंप तो लैंप के लिए क्या है, लैंप के लिए जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, और करंट जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम करंट जितना वो झेल सकता है, वो रेसिस्टेंस जो है जितना मैक्सिमम करंट झेल सकता है, जो कंडक्टर, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, यहाँ पे 220 वोल्ट का सोर्स है, 220 वोल्ट का सोर्स है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम करंट जो झेल सकता है ये वाला सर्किट, वो आई मैक्स है। और वो आई मैक्स पता है क्या है, वो 5 एम्पियर दे रखा है इन्होंने, देखो है ना। तो आई मैक्स इज इक्वल टू 5 एम्पियर है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस कितना झेल सकता है, मतलब रेसिस्टेंस इसमें अगर करंट मैक्सिमम होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, कितनी रेसिस्टेंस होगी, क्योंकि करंट मैक्सिमम तो रेसिस्टेंस भी मैक्सिमम, है ना। तो रेसिस्टेंस क्या होगा ये कैसे पता लगाऊं मैं, तो यार इसमें फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सी बात है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर, 220 और I की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई R। तो इस केस में जो R है इसको सॉल्व करोगे 5 इधर जाएगा, तो R की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 44 ओम, ठीक है। अच्छा इतना तो ये झेल सकता है, मतलब मैक्सिमम रेसिस्टेंस ये है, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम रेसिस्टेंस है जो कि ये सर्किट झेल सकता है, जितना ये रेसिस्टेंस इसके पास मैक्सिमम है। इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करना नहीं है ना, इससे कम करना, इतना ही 44 ही लेकर के आना है। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये इक्वल होना चाहिए इसके इफेक्टिव रेसिस्टेंस के, मतलब इन सब के जितने भी ये बल्ब, इन्होंने एन बल्ब लगा रखे हैं, मान लेते हैं हर एक का रेसिस्टेंस, जो इसका जो रेसिस्टेंस निकलेगा हर एक का आर डैश निकलेगा, हर एक बल्ब का जो रेसिस्टेंस है, आर भी लिख देता सबसे अच्छा, बल्ब का रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हर एक बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वो आर भी निकलेगा, और ऐसे मान लेते हैं आर बी नाम के टोटल एन रेसिस्टर है, ठीक है। आर बी नाम के जो रेसिस्टर है, देखो जो बल्ब के अंदर जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रेसिस्टेंस फिक्स होता है बल्ब के अंदर, सबका वही होगा, सेम रेसिस्टेंस सबका होगा, क्योंकि सब में पावर भी सेम है, सब में वोल्टेज भी सेम है, इसीलिए तो रेसिस्टेंस जो आएगा ना, जो रेसिस्टेंस आएगा उसको n से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो इक्वल आना चाहिए इसके, क्योंकि इतना ही झेल सकता है ये वाला सर्किट। जब मैं ये इसका इस वाले का इफेक्टिव निकालूंगा, जो इसका इफेक्टिव है वो आर बी अपॉन एन आएगा, आर बी यानी एक बल्ब का, और टोटल कितने बल्ब है वो, और फिर मुझे ये देखना है कि वो इसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये इतना झेल सकता है, ये कंडक्टर जो है इतना झेल सकता है, ये सर्किट 44 ओम आना चाहिए मेरा आंसर। तो पहले तो मुझे आर बी निकालना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने लैंप्स है, कितने लैंप्स यहाँ पे कनेक्ट करूं, ये एन क्या है, कितने बल्ब्स या कितने लैंप्स बोलो, ठीक है। तो एन वो है, आर बी कहां से लाऊं, तो मेरे पास V और P है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला फॉर्मूला याद है ना। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया, वी आई वगैरह ये सब क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई इसमें करंट कहीं दे ही नहीं रखा, सिर्फ V और R की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें P की वैल्यू को रख देंगे और इसमें V की वैल्यू को रख देंगे, तो R हमारा आ जाएगा, देखो P की वैल्यू मैंने रखी 10 और V स्क्वायर यानी 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन में R, तो 0 से 0 कट गया, तो R की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर भेजो, तो R इज इक्वल्स टू वो आएगा हमारा 4840 ओम, ये R आया, और ये बल्ब का R है, दिस इज बल्ब का, ये बल्ब का R है ना, यही हमारा RB आया। अब इस RB की वैल्यू को इसमें डाल दो, इस वाले में, तो अगर यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा 4840 अपॉन में 44 नीचे आ जाएगा, और ये n आ जाएगा, है ना, 44 नीचे आ गया, और ये n की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 44 एकम 44, 1 आया,
फिर ये इधर गया तो ये भी 1 आया, तो 110। तो टोटल 110 लैंप है जो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड? 110 लैंप हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें बोला है कि हॉट प्लेट ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन, तो उसमें क्या है ना, कनेक्ट किया उसको 220 वोल्ट से एंड 2 कॉल से ए और बी, और ए और बी दोनों 24 ओम के हैं, दोनों 24 ओम का रेसिस्टर लगा रखा है विच में बी यूज सेपरेटली। या तो इसको सेपरेटली यूज कर सकते हैं, अलग अलग यूज कर सकते हैं, या फिर इसको सीरीज में यूज कर सकते हैं, एक साथ यूज कर लिया सीरीज में, लेकिन या फिर इसको पैरेलल में यूज कर सकते हैं, एक के ऊपर एक पैरेलल मतलब होता है ना। तो 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो तीनों केस में इन्होंने हमसे करंट पूछा है, तो 3 केस यहाँ पे बना लेते हैं। केस 1, केस 1 क्या है? केस 1 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, सेपरेटली, जब अलग अलग होगा तब। और दूसरा केस क्या है? अगला वाला केस ये है कि अगर ये सीरीज में होगा तब करंट क्या आएगा, और फिर अगले वाले में हमें देखना है कि पैरेलल में होगा तब करंट क्या आने वाला है। तो सेपरेटली देखते हैं पहले। सेपरेटली मतलब एक अकेला ये होगा 24 ओम वाला, है ना, तो वहां पे जो करंट है I इज इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V की जो वैल्यू है वो 220 दे रखी है इन्होंने, 220 अपॉन में ये है 24, क्योंकि सेपरेटली यूज कर रहे हैं तो इकलौते की बात कर रहे हैं, अकेले वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 110 और ये आ गया 12, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 55, फिर ये आ जाएगा 6 निम 54, 6 निम 54, फिर उसके बाद ये 54 एक इधर चला जाएगा, फिर 6 कम 6, तो 9.1 के आसपास, 9.1 एम्पियर के आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर सीरीज की बात करें तो 24 ओम के दो है ना, ए और बी दोनों, तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में आई की वैल्यू जो है वो 220 तो रहेगा, वी बाई आर ही कर रहा हूं, बट आर इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि 24 प्लस 24, है ना, तो ये आ जाएगा मेरा 220 बटे में 48। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आ गया 110, ये आ गया 24, ये आ गया 55 और ये मेरा आ गया 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48, फिर उसके बाद 7 बच गया, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 84, 12 का पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है, 12 एकम 12, 12 चौक 48, ठीक है। तो ये 70 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, तो 4.5 के आसपास, 4.5 एम्पियर के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या होगा, I इज इक्वल टू 220 होगा और R पैरेलल लिखूंगा यहाँ पे, तो R पैरेलल साइड में निकाल लो। R पैरेलल क्या होगा इसका, 24 बट्टे 12, 24 बट्टे 2, सॉरी 24 बट्टे 2, क्योंकि 24 के 2 है, 24 ओम वाले 2 है ना, इसलिए तो ये 12 ओम आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे 220 बटे 12, तो इसको डिवाइड किया तो ये 110 आ गया, ये 6 आ गया, फिर ये 3 आ गया, ये 55 आ गया, 1 मिनट, ये 6 110 फिर 55 3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, फिर उसके बाद 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 18.3 अट्ठे 24, फिर उसके बाद 3 तिया 9, 18.9 के आसपास आंसर आ रहा है, 18.9 एम्पियर। तो सब में अलग अलग करंट आ रहा है, क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, जब अकेले यूज कर रहे हैं, जब सीरीज में कर रहे हैं, जब पैरेलल में कर रहे हैं, तो अलग अलग करंट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि पावर का कौन सा फॉर्मूला कब लगाना होता है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। देखो इसमें हमें करना क्या है, कंपेयर पावर यूज इन 2 ओम रेसिस्टर। अच्छा 2 ओम रेसिस्टर में क्या पावर है उसको देखना है बस, और कुछ नहीं। कब, पहले तो जब देखना है जब 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने, ठीक है। तो ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और विद 1 ओम और 2 ओम रेसिस्टर जो है वो सीरीज में जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो सीरीज में 1 ओम और यहाँ पे 2 ओम, इसको जोड़ दो, 1 ओम ये रहा और ये है 2 ओम, बट हमें इसके अंदर पावर निकालनी है। इसका पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस, इसका पावर निकालना है हमें। तो इसका पावर कैसे निकाले, अब ध्यान से सुनना। एक आप ऐसे सोच रहे होंगे कि पावर का फॉर्मूला तो V स्क्वायर बाई आर है ना, तो मैं एक काम करता हूं ना कि V तो इन्होंने दे रखा है 6, उसका स्क्वायर कर दूंगा और R की वैल्यू मेरी 2 है, तो मैं बोलूंगा 36 बटे 2 यानी कि 18 वोल्ट। जबकि ये वाला तरीका एकदम गलत है, इस तरीके से नहीं करना। अब क्यों, इसमें क्या गलती हुई है, आपसे ध्यान से समझो क्या गलती हुई है। गलती ये हुई है कि आप कह रहे हो इसके अक्रॉस में पावर निकालने जा रहा हूं, तो वोल्टेज इस पूरे के अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस क्यों ले रहे हो,
भाई जो 6 वोल्ट का वोल्टेज है वो पूरे के अक्रॉस है ना, पूरे के अक्रॉस है, थोड़ी ना इसके अक्रॉस है, सिर्फ इसके अक्रॉस थोड़ी ना है कि मैं बोलूं कि जो 6 वोल्ट है इसके अक्रॉस है। ये गलती कर दी आपने, और आपने 6 लेकर के सॉल्व कर दिया। रेसिस्टेंस तो 2 ओम लिया ठीक है, लेकिन आपने 6 लेकर सॉल्व कर दिया, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट है, इसके पास कुछ और वोल्टेज है, इसके पास कुछ और वोल्टेज है। अगर वोल्टेज सेम होता, जो कि पैरेलल में सेम होता है, देखो 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है पैरेलल में 12 ओम और 2 ओम, तो 12 ओम लगाया हमने, ये 12 ओम है, और इसके पैरेलल में ही 2 ओम है, ठीक है। और इससे कौन सी बैटरी कनेक्टेड है? बैटरी इससे कौन सी कनेक्टेड है? 4 वोल्ट की बैटरी इन्होंने कनेक्ट कर रखी है। अब ध्यान से देखो, ये जो 4 वोल्ट है ये इन दोनों पे ही होगा ना, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों रेसिस्टेंस इसी पॉइंट के बीच में है, इसी पॉइंट के बीच में, तो सेम पॉइंट के बीच में। तो हाँ, यहाँ पे आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो पावर का। कौन सा? वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो सीधी सी बात है, जिसका पावर निकाल रहे हो ना उसके अक्रॉस वोल्टेज होना चाहिए, उसी का रेसिस्टेंस होना चाहिए, सारी चीजें उसी की होनी चाहिए। पावर उसी की निकाल रहे हो तो वोल्टेज उसका लो ना यार। और अगर रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस भी तो उसी का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो पावर किसकी निकाल रहे हो आप? 2 ओम वाले की। 2 ओम वाले की पावर अगर आप निकाले तो 2 ओम वाले पे वोल्टेज कितना है? तो 2 ओम वाले पे और 12 ओम वाले पे वोल्टेज सेम है, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर आप यहाँ पे ये वाला फंडा लगा सकते हो पैरेलल में। और आर की वैल्यू क्या है? किसके अक्रॉस निकाल रहे हो? 2 ओम के अक्रॉस। तो अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 16/2, तो आंसर आपका आ गया 8 वोल्ट। ये इसकी पावर हो गई 2 ओम वाले रेसिस्टर की। तो ये वाला फंडा यहाँ लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि वोल्टेज सेम है ना यार इसमें, है ना। अब इसकी बात करो, इसमें तुम कह रहे हो, मैंने क्या बोला फॉर्मूले में, एक चीज याद रखो कि जिसकी जो चीज निकाल रहे हो उसकी वही रखो, यानी कि पावर जो जिसकी निकाल रहे हो वोल्टेज उसी का रखो, रेसिस्टेंस उसी का रखो। अब इधर आना जरा, पावर निकाले जा रहे हो आप 2 ओम का, वोल्टेज रख रहे हो इन दोनों का, ये कहाँ की इंसाफी है भाई? वोल्टेज सिर्फ इसका रखो ना, अगर ये फॉर्मूला लगाना भी तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ इसका वोल्टेज रखो ना। मैं ये फॉर्मूला लगाने के लिए मना नहीं कर रहा कि ये फॉर्मूला मत लगाओ, लगा सकते हो, बट वोल्टेज इसका रखो ना, 2 ओम वाले का रखो ना वोल्टेज, क्योंकि 2 ओम की पावर निकाल लो तो वोल्टेज भी 2 ओम का ही रखो भाई, है ना। तो इसका मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, क्या करना है आपको, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों सीरीज में है, तो 1 और 2 ओम सीरीज में है, तो ये आ गया 3 ओम, 3 ओम, है ना। और किससे लगा हुआ ये लगा है 6 वोल्ट से। अब क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ? आई, वी अपॉन आर हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो 6/3, तो ये आ गया मेरा 2 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे मतलब 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये जो करंट आई है, ये वाला करंट यहाँ से निकल रहा होगा, करंट आई यहाँ से निकल रहा होगा, और यही करंट इसके पास भी जा रहा है, यही आई करंट इसके पास भी जा रहा है, जिसकी वैल्यू क्या अभी हमने निकाली, वो है 2 एम्पियर। तो अब निकाल सकते हो पावर। कैसे? पावर का फॉर्मूला एक और है, आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब निकाल लो पावर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले की मदद से, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू इसी में करंट, मतलब जो आप जिसकी चीज निकाल रहे हो ना, जैसे पावर निकाल रहे हो, तो जिसकी पावर निकाल रहे हो उसी में करंट देखो, उसी में रेसिस्टेंस देखो, उसी का करंट उसी का रेसिस्टेंस। जैसे मैंने बोला था उसी का वोल्टेज देखो, तो वोल्टेज निकालने में तो टाइम लगेगा, तो उसको नहीं निकाल रहे हम, इसीलिए मैंने करंट निकाल के रख लिया, क्योंकि वो निकालना आसान है मेरे लिए। अब करंट जो इधर फ्लो हो रहा है वही इधर भी हो रहा है, तो ये करंट आई है 2 एम्पियर का, तो आई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। ये पावर आ गया, दोनों की पावर सेम आ रही है, अरे वाह कमाल है। तो इसकी और उसकी दोनों की पावर सेम है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, हाँ सही करा है। क्योंकि जब भी मतलब क्वेश्चन सेम हो जाए तो थोड़ा डाउट करना चाहिए। 8 वोल्ट वो पावर आई, ये भी 8 वोल्ट आई, यानी दोनों का दोनों सेम आई, कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं, बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोला है कि 2 लैंप दे रखे हैं, एक पे 100 वोल्ट 220 वोल्ट लिखा है, ठीक है, और एक पे लिखा है 60 वोल्ट 220 वोल्ट। ये तो इस पे ऑपरेट कर रहा है ना, इस बैटरी पे, ठीक है। तो 220 वोल्ट में लगा देता हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें ना इन्होंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है 2 लैंप्स को, एक लैंप यहाँ है, एक लैंप यहाँ है। मान लो ये एक लैंप का रेसिस्टेंस है, एक लैंप का, और ये दूसरे वाले का, तो उसका रेसिस्टेंस क्या है, इसकी पावर, सॉरी इसकी पावर दे रखी है, तो P1 इज इक्वल्स टू 100 वॉट दे रखा है, और P2 क्या दे रखा है,
P2 इज इक्वल टू 60 वोल्ट दे रखा है ना। तो हमें देखो कुछ नहीं, जो इन्होंने बोला वो हमने कर लिया। 220 वोल्ट की सप्लाई है, हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई ही आती है, इसलिए 220 बार बार यहाँ पे नंबर आ रहा है। तो 220 जो है उस पे दो लैंप जो वो पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। अगर यहाँ पे पैरेलल ना लिख के ये भी लिख देना कि इन हाउस, तो आप समझ जाना कि पैरेलल ही है, ठीक है। तो ये पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, ये पावर है। अब इन्होंने पूछा कि वोट करंट इज ड्राउन इफ सोर्स, मतलब सोर्स से, यहाँ से एक्चुअल जो करंट ड्राउन होगा वो क्या होगा, तो वो आई होगा। ध्यान से सुनो, ये I1 और I2 में बढ़ जाएगा ना, I1 और I2। अब एक चीज बताओ, ये जो 220 वोल्ट है, क्या ये इन दोनों के अक्रॉस होगा? 220 वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस होगा ना, 220 वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस होगा। चाहे ये वाला रेजिस्टेंस है चाहे ये वाला रेजिस्टेंस है, दोनों के, ये वाली पावर का लैंप है या ये वाली पावर का लैंप है, दोनों के अक्रॉस, क्यों? क्योंकि दोनों सेम पैरेलल में है ना, इसीलिए। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये चीज हमें पता है ऑलरेडी। तो अब हमें करना क्या, देखो I1 निकालो और I2 निकालो और दोनों को जोड़ दो, क्योंकि जो I है, जो मेन सोर्स से जो करंट आ रहा है वो I है, वो I1 प्लस में I2 है ना। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, P इज इक्वल टू वी आई होता है। P इज इक्वल टू, देखो P इज इक्वल टू वी आई, तो I की वैल्यू, अगर मान लो मुझे I1 निकालना है तो I1 रखना होगा, इधर P1 रखना होगा, वोल्टेज V1 रखना होगा। बट एक चीज बताओ मेरे को, जो V1 है या V2, V1 यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस दोनों सेम ही तो है, तो V ले सकते हैं। यानी कि I1 की जगह मैं P1 अपॉन V1 लिख सकता हूँ, P1 अपॉन V बोलूं या V1, बात सेम है क्योंकि वोल्टेज सेम है। जो इस पहले वाले के अक्रॉस वोल्टेज है वो दूसरे वाले के बराबर है, इसलिए उसको मैं V बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो P1 अपॉन V आ गया और इधर P2 अपॉन V आ जाएगा। P1 की वैल्यू क्या है 100 और V क्या है 220, प्लस में ये है 60 दे रखा है इन्होंने और ये 220, तो 220 इन्होंने हमारा एलसीएम आ जाएगा 160, तो 0 से 0 कट गया, ये आया 11, ये आया 8, तो 8 अपॉन 11, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.7, फिर उसके बाद ये आएगा आई थिंक 0.7 हो गया 77, यानी कि फिर 30, फिर इसके बाद 2, तो 0.72 एम्पियर ये हमारा टोटल करंट आएगा जो कि सोर्स से निकल रहा है, ठीक है। समझ आया किस तरह से करा मैंने सवाल। I1 और I2 में मैंने ब्रेक कर दिया, फिर मैंने देखा यार वोल्टेज तो सेम है दोनों के अक्रॉस, तो मैंने फॉर्मूला लगाया P इक्वल टू वी आई, वहां से मैंने I देखा P अपॉन V होता है और मैंने पावर दे रखा था तो वो डायरेक्ट लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कौन सा ज्यादा एनर्जी को यूज कर रहा है, मोर एनर्जी कौन यूज कर रहा है, एक 250 वोल्ट का टीवी जो 1 घंटे चल रहा है या फिर जो 1200 वोल्ट का जो टोस्टर है जो 10 मिनट चल रहा है वो। तो एक काम करते हैं, मोर एनर्जी यानी एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो एनर्जी बराबर पीटी होता है, E इज इक्वल टू पीटी। तो पहले हम टीवी के लिए निकाल लेते हैं, टीवी का अगर हम निकाले एनर्जी, एनर्जी ऑफ टीवी E1 बोल देते हैं उसको, तो पावर कितना है 250, ये एसआई यूनिट में है, हाँ वॉट इसकी एसआई यूनिट होती है। और टाइम को भी एसआई यूनिट में ले लो, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, तो ये हो जाएगा 30 100। तो इसको सॉल्व करो आप, तो आपका आंसर आएगा 36 और 25 को मल्टीप्लाई करो, 36 और 25 मल्टीप्लाई करो तो 5 6 30, हाथ से लगा 3, 5 से 15, 15 और ये हो गया 18, फिर 36 दूनी 72, 0 0 फिर 900, तो ये 900 आ गया है 900। लेकिन ये बाकी के जीरो बच गए थे तो वो भी लगा देते हैं, 3 जीरो बच गए थे, तो ये हमारा आ गया है 9 लाख जूल, है ना। अब हम इसको एनर्जी को निकालते हैं किसके लिए, टोस्टर के लिए, टोस्टर ये टोस्टर है, टो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये होगा एनर्जी टू, इसकी पावर क्या है 1200 वोल्ट मल्टीप्लाई 10 मिनट्स, मतलब कितने सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई करो 12 5 60 12 72 और 4 जीरो, तो ये हमारा आ रहा है 7,20,000 जूल। ये 9 लाख के आसपास आ रहा है, ये 7 लाख आ रहा है, तो ये वाला मोर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यानी कि, है ना। तो हम एक लाइन लिख देंगे लास्ट में, हेंस मोर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, मोर एनर्जी व्हिच यूजेस मोर एनर्जी इज यूजेस बाय टीवी। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से समझना, इन्होंने बोला है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका रेसिस्टेंस दे रखा है, इन्होंने जो इन्होंने दे रखा है वो लिख लो पहले, रेसिस्टेंस जो है वो 44 ओम है, और करंट जो I है वो हमें दे रखा है 5 एम्पियर फ्रॉम सर्विस मेंस, और टाइम दे रखा है हमें, टाइम की वैल्यू 2 आवर्स दे रखी है।
और कैलकुलेट बोला है रेट एट विच हीट डेवलप्ड। अच्छा अब ध्यान से सुनो, हीट डेवलप की रेट, रेट ऑफ हीट डेवलप मतलब, रेट मतलब हीट अपॉन टाइम, हीट अपॉन टाइम, रेट मतलब हीट अपॉन टाइम। ध्यान से समझ लेना, नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे हीट समझेंगे इसको, बट ये हीट नहीं है, ये रेट ऑफ हीट बोला है इन्होंने, लिखा तो है रेट एट विच हीट प्रोड्यूस, यानी हीट प्रोड्यूस का रेट यानी हीट अपॉन टाइम। हीट अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। कैसे भाई, हीट यानी एनर्जी यानी कि वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, यही तो मैं कह रहा हूं इतनी टाइम से, है ना। तो हमें निकालना है हीट, हीट रेट पर, मतलब रेट एट विच हीट डेवलप का मतलब पावर ही है भाई, इतना घुमा फिरा के बोलते हैं ना एग्जाम में, बट ध्यान से समझो, रेट मतलब हीट का रेट, रेट एट विच हीट मतलब पावर, बस सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला लगाना है P इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला क्या है पावर, बट पवई काम नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं दे रखा, आई और आर दे रखे हैं, लेकिन तो ऐसा फॉर्मूला देखो इसमें आई और आर था, वो था आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर है और आर की वैल्यू 44 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 25 आ जाएगा, 25 को 44 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका आंसर 1, देखो एक शॉर्टकट बताऊं, 25 को आप ना 100/4 लिख सकते हो, 25 को 100/4 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 44, तो ये इससे कट गया 11 टाइम्स, तो ये आ गया 1100, 1100 जूल है। पावर किसमें होता है, पावर होता है वॉट में, 1100 वॉट, 1100 वॉट, या फिर आप बोल सकते हो 1100 जूल पर सेकंड, क्योंकि जूल पर सेकंड ही तो पावर होता है, ये है पावर 1100 वॉट, यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, द लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेन करना है कुछ चीजों को, हो सकता है इनमें से एक एग्जाम में आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो व्हाई टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फिलामेंट ऑफ लैंप, उसमें क्यों यूज होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ज्यादा हीट दे सकता है ना, रेसिस्टिविटी अच्छी खासी ज्यादा हीट दे सकता है। और बी वाला कह रहा है कि वाई आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के कंडक्टर होते हैं वो एलॉय के क्यों बने होते हैं भाई, क्योंकि एलॉय की जो जो कंडक्टिव होता है, मतलब वो ज्यादा कंडक्ट होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है एलॉय अच्छे से। अब सी वाले में पूछा है वाई सीरीज, देखो इसकी टेंशन मतलब कि आंसर कैसे लिखना क्या, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना, बस एक बार बस ऊपर ऊपर से देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फिर सी में बोला वाई सीरीज अरेंजमेंट नोट यूज, जो सीरीज अरेंजमेंट है उसको क्यों नहीं यूज किया जाता डोमेस्टिक यूजेस के लिए। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं सीरीज को यूज करूं तो सीरीज रेसिस्टेंस को यूज कर रहा हूं, तो भाई थोड़ा वोल्टेज इसको मिलेगा, थोड़ा वोल्टेज इसको मिलेगा, थोड़ा वोल्टेज इसको मिलेगा, यानी जो वोल्टेज मैंने मेन सप्लाई से दिया था बैटरी से, वो जो 220 वोल्ट का दिया था, थोड़ा इसमें बट गया, थोड़ा इसमें बट गया, थोड़ा इसमें, तो वोल्टेज का बटना यानी एनर्जी का बटना, वोल्टेज ही तो एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो एनर्जी है, तो उसका बटना वो बढ़ते जा रहा है, वो बटना क्या अच्छी बात है, ऐसे किसी को ज्यादा एनर्जी मिलेगी किसी को कम, ये तो गलत बात है ना, तो इसीलिए हम सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। और एक और चीज बताऊं, अगर मान लो यहां से ये तार टूट गया तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इधर की जो लाइट है वो भी नहीं जल पाएगी अब तो, है ना। जबकि अगर यही चीज पैरेलल में होती, सोचो ये पैरेलल में अगर ऐसा है, तो मान लो बल्ब का फिलामेंट टूट गया ये वाला, तो इसका टूट गया तो क्या हुआ, लेकिन इसके अंदर तो करंट जा रहा है ना, इसके अंदर तो करंट जा पाएगा ना, इस पे ना जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पे तो चला जाएगा क्योंकि वही टूटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सीरीज में अगर एक भी टूटा तो सब टूट गए। अब इसमें फिर उन्होंने बोला डी वाले क्वेश्चन में, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो भाई हम अभी पढ़ के आ चुके हैं थोड़ी देर पहले, रेसिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो हमने उसमें देखा है ना फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस में, है ना। उसमें ई वाला पूछा है क्वेश्चन कि कॉपर और एल्यूमिनियम का जो वायर है वो क्यों बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम और कॉपर की तार क्यों बनती है भाई, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर अच्छा खासा कंडक्टर है इसीलिए। अब इनके आंसर्स कैसे लिखने, क्या चीज क्या है, उसका आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो अच्छे से देख लेना उसको। अब जो भी चैप्टर आप नेक्स्ट मुझे बोलोगे कम्युनिटी पोस्ट में, मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। जब तक अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने तो वाली प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको लाइट देखना है फिजिक्स तो इस वाली प्लेस पे क्लिक कर लो। जब आप इस वाली प्लेस पे क्लिक करो तो मैं आपको वही मिलूंगा, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाते हुए।